ठीक है, चलिए ये हमारे पास 2022 का इवेंट था बेटा। क्या था पूरा? गांधी जी अंदर हुए कब? 1922 को गांधी जी, देखो बेटा 5 फरवरी क्या होता है? तो चौरा चौरी कांड होता है ना जी। चौरा चौरी कांड हो जाता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। जगह का नाम क्या था? चौरा चौरी। 12 फरवरी को क्या होता है? गांधी जी असहयोग आंदोलन क्या करते हैं? वापस लेते हैं। क्या बोलकर कि भारत क्या है, अभी आजादी के इस पवित्र संग्राम के लिए तैयार नहीं हुआ है। एक्चुअल में कहानियां बहुत सारी थी, क्योंकि बेटा चौरा चौरी कांड में टोटल 22 पुलिस वाले मारे गए थे, एक अधिकारी मारा गया था और 21 सिपाही को जिंदा जला दिया गया था। तो इस पूरे के पूरे जितने भी आंदोलन के नेता थे उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था कि कहीं भी अगर मिलते क्या किया जाए? गोली मार जाए। तो बेटा अगर भीड़ पे इस प्रकार से गोलियां चलती तो आंदोलन और बढ़ जाता, भारत का माहौल क्या होता? बिगड़ जाता। गांधी जी ने समझदारी दिखाते क्या आंदोलन को वापस लिया गया। लेकिन गांधी जी को क्या किया गया? तो 1922 में क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया और डाल दिया गया कहाँ पे? जेल। ठीक है, जेल में डाला गया बेटा कब? 1922 से लेकर 1924 तक गांधी जी कहाँ रहे? तो जेल। ठीक। अब इस बीच में गांधी जी तो जेल चले गए, लेकिन कांग्रेस का संगठन तो अभी भी जिंदा था और गांधी जी का डोमिनेंस अभी कांग्रेस पर उतना नहीं हुआ था। तो भाई कांग्रेस को कुछ तो काम करना था अलग से। तो यहाँ पे क्या किया कि जो कांग्रेस में से एक आदमी थे, उनका नाम था देश बंधु चित्तरंजन दास मुंशी। क्या बोलते हैं उनको? देश बंधु चित्तरंजन दास मुंशी। इन्होंने क्या किया कि दिमाग लगाया कि हम कांग्रेस में रहते हुए ही क्षेत्रीय विधानसभा में क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद क्षेत्रीय विधानसभा में अपनी जगह बनाएंगे और जगह बनाने के बाद जो भारतीयों के खिलाफ जो बिल आते हैं उनमें या तो संशोधन करेंगे या तो सदन में क्या करेंगे? हस्तक्षेप करेंगे और उनके नियमों को भारतीय के अनुकूल बनवाएंगे। ये दिमाग लगाया कौन? देश बंधु चित्तरंजन दास मुंशी। अब सोचोगे सर कि भारत में तो शासन था अंग्रेजों का, या क्या पक्का नीचे रख चलो ध्यान दो। हम ये सोचते हैं बेटा कि भारत में तो वायसराय का शासन था, है ना जी, सचिव होते थे। तो ये जो विधानसभा का प्रोसेस भारत में शुरू कब हुआ? तो भारत बेटा 1858 में आपको बात है प्राप्त पता होगा कि काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया आया था। इससे पहले भारत क्या होते थे? तो गवर्नर जनरल। इसके बाद कौन होते थे? वायसराय। तो 1861 में ही भारत में क्या किया गया था? तो प्रांतीय विधानसभा बनाई गई थी और केंद्रीय, उस समय केंद्रीय विधान परिषद होता था, विधान परिषद होता था और प्रांतीय क्या होती थी? विधान सभा होती थी। और इसके अंदर बिलों पर बुलाकर क्या कराया जाता था? चर्चा कराया जाता था। लेकिन इस समय कहानी ये थी कि कोई भी बिल और कोई भी कानून अगर विदेश से बनकर आ रहा तो प्रांतीय विधानसभा में चर्चा कराई जाएगी और चर्चा कराने के बाद यदि बिल रद्द भी हो गया विधानसभा में, फिर भी अगर वायसराय बोलता है कि नहीं मेरे को मन है मैं लागू करूंगा, तो क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। अभी भारत में कानून क्या है कि कोई भी अगर बिल होता है, मान लो उसको अगर केंद्र में पारित करना है तो पहले उसकी लोकसभा में चर्चा होती है, फिर वहां से पास कराकर कहाँ जाता है? राज्यसभा में चर्चा होती है, उसके बाद क्या होता है? वो राष्ट्रपति साइन करेंगे तो बिल पास होगा। इस समय और अगर मान लो लोकसभा में बिल फेल हो गया तो राज्यसभा नहीं जाएगा, और लोकसभा में पास होगा अगर राज्यसभा चलेगा तो फिर राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। यहाँ पे मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों बिल फेल हो गया है, फिर भी अगर वायसराय अगर साइन कर क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक, ये प्रोसेस था किसमें? विधान परिषद में। और इसका निर्माण कब हुआ बेटा? 1861 से चला आ रहा था। लेकिन कभी जो भारतीय कांग्रेस थी उसने विधानसभा के अंदर जाकर अपनी सदस्यता ली ही नहीं, बोले कि हम आपकी सरकार को नहीं मानते, आपकी संसद को नहीं मानते, हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं? आपके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो कभी 1922 तक कभी भी कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं में भाग नहीं लिया। तुम अपना करते रहो, बिल लाते रहो, अपने मतलब नहीं, अपन क्या करेंगे? बाहर से विरोध करेंगे। लेकिन 22 में तो गांधी जी गए अंदर,
और मैक्सिमम जो नेता थे बड़े बड़े कहाँ चले गए, वो अंदर। अभी कांग्रेस में काम नहीं बचा। तो 1923 में, कब बेटा, 1923 में देश बंधु चित्तरंजन दास मुंशी ने क्या किया था, स्वराज दल, किसने स्थापना किया, स्वराज दल का स्थापना किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रांतीय चुनाव को लड़कर प्रांतीय विधानसभाओं में बैठना, और बैठकर जो कि अंग्रेज से जो ब्रिटेन से बनकर कानून आते थे उन सभी क्या करना, प्रांतीय विधानसभाओं में विरोध करना। अगर सीटें अच्छी मिल गई है तो कानून को कैंसिल ही करा देना, नहीं तो कम से कम इतना संशोधन जरूर कराना कि भारतीयों की गर्दन न दबाई जाए, उनको सांस लेने दिया जाए, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करा देना। 23 में क्या बनाया गया, स्वराज दल बनाया गया। ठीक, तो स्वराज दल बनाने के बाद जो देश बंधु चित्तरंजन दास मुंशी बनाया था, कांग्रेस के सभी नेता इससे खुश नहीं थे। कुछ लोगों ने इसकी सदस्यता ग्रहण ही नहीं की, और कुछ लोगों ने क्या किया, तो इसकी आलोचना भी की। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या की, इसकी आलोचना की। नेहरू ने क्या की, इसकी आलोचना की। और बहुत सारे लोग तो किसके साथ ही नहीं हुए, जैसे लाला लाजपत राय थे, पहले कहता हूं लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक की तो मृत्यु हो चुकी थी 1921 में। लाला लाजपत राय ने क्या किया, इसका आलोचना किया कि ये जरूरत है ही नहीं भाई, कांग्रेस इंडिविजुअल क्या करेगी, भारत को याद कराएगी, आपको जरूरत नहीं है कि आप उनकी विधानसभा में जाके उनकी नौटंकी में हिस्सा लो, और आप उस सभा में अगर जा रहे हो उसकी सरकार क्या दे रहे हो, आप मान्यता दे रहे हो। ये मेन कहानी था। तो स्वराज दल का गठन हुआ 1923 में देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा, और सारे के सारे लोग क्या थे, कांग्रेस के ही मेंबर थे उसमें। पूरे भारत में चुनाव होता है, इनको बहुमत केवल कहाँ प्राप्त होता है, तो मध्य प्रांत में। कहाँ पे, मध्य प्रांत में इनको बहुमत मिलता है। 101 सीटें थी बेटा कुल, और जिसमें से केवल 42 सीटें ही क्या कर पाते हैं, ये लोग जीत पाते हैं मध्य प्रांत में। कहाँ पे, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत मतलब हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब किसमें था, मध्य प्रांत में तो था। मध्य प्रांत के पहले जो पहले मुख्यमंत्री बनते, कौन बनते हो, खरे, कौन बनते हैं, खरे। और उसके पहले शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। और पहले जो हमारे पास जो गवर्नर बनते हैं वो कौन बनते हैं, ई राघवेंद्र राव, छत्तीसगढ़ के थे। अच्छी बात, कहाँ के थे, छत्तीसगढ़ के। ई राघवेंद्र राव जो होते हैं मध्य प्रांत के चुनाव लड़ने के बाद पहले गवर्नर कौन बनते हैं, ई राघवेंद्र राव, छत्तीसगढ़ के बने। फिर पहले जो के मुख्यमंत्री वे कौन हुए, खरे। और पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए, पंडित रविशंकर शुक्ल। और पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए, घनश्याम सिंह गुप्त। कौन चुने गए, घनश्याम सिंह गुप्त। और वो कहते बेटा विधान पुरुष कहलाते थे। तो ये था इनके विधानसभा का प्रोसेस, और ये था हमारे पास 1923 का स्वराज पार्टी का गठन। क्लियर है ये। गांधी जी कहाँ थे, अभी भी अंदर ही। ठीक, अब 1924 समय कब आता, 1924 गांधी जी अंदर ही भूख हड़ताल कर देते हैं। और भूख हड़ताल करने के बाद क्या करते हैं, अंग्रेज समझ जाते हैं भाई कि जिस समय कांड हुआ चौरा चौरी में, गांधी जी कहाँ थे, तो अहमदाबाद में थे उस समय, तो इस आदमी को इस चीज के लिए दोषी ठहराया नहीं जा सकता। और गांधी जी को भारत में बहुत ज्यादा वर्चस्व भी हो गया था। अब ये कहीं भूख हड़ताल करते करते इन्होंने प्राण त्याग दिए, कहाँ पे, जेल में। तो अंग्रेजी सरकार के लिए हो जाएगा मुश्किल, एक काम करो इनको बाहर निकालो। 24 में क्या करते हैं, गांधी जी को जेल से आजाद कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है कि ठीक है असहयोग आंदोलन हुआ लेकिन चौरा चौरी कांड में आपकी संलिप्तता नहीं थी। 24 छोड़ दिए। गांधी जी 24 में बाहर आने के बाद बोले कि अगर फिर से कोई आंदोलन खड़ा करूंगा तब इस बार क्या करेंगे, गोली मारेंगे या फिर क्या करेंगे, लोग जेल में डाल देगा। कौन लोग, अंग्रेज। तो उन्होंने क्या किया, बायकोम सत्याग्रह। क्या किया बेटा, बायकोम सत्याग्रह। ये जो बायकोम सत्याग्रह था, इसकी कहानी ये थी, गांधी जी ने इस समय पूरे भारत में अछूतों के उद्धार के लिए अछूतो उद्धार कार्यक्रम चलाया। बायकोम सत्याग्रह में क्या किया, अछूतो उद्धार कार्यक्रम चलाया। अछूतो उद्धार कार्यक्रम, अछूतो उद्धार कार्यक्रम चलाया, किसमें, बायकोम सत्याग्रह। कहानी इसकी थी बेटा कि जो देखो ना छत्तीसगढ़ में 1925 में क्या हुआ था, पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के गांधी क्या किया था, राजनीति में प्रवेश किए थे। तो वो इसी सत्याग्रह से क्या थे, प्रेरित थे। कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इससे बायकोम सत्याग्रह से। क्लियर है ये घटना किसकी हुई, 24 की। किसी घटना हुई बेटा 24 की। चलिए इसको बनाइए 24-25 की।
इसमें क्या होता था? बेटा इसमें गांधी जी ने क्या किया, भारत के जितने हरिजन लोग थे ना उनकी सेवा करने के लिए, सेवा दैट में समझ रहे हो, मतलब उनको जो दलित वर्ग था उसके उत्थान के लिए काम किया गांधी जी ने, है ना। मंदिरों में प्रवेश करवाते थे। क्या बेटा मिला उसमें? बिठा दे इसको। समझ में आया जी? 23 का हमारे पास क्या बना बेटा, स्वराज दल बना। अब 24-25 में क्या हुआ, तो बाइकों सत्याग्रह चला। 25 के बाद 26 साइलेंट रहा और 27 में क्या हुआ, तो भारत में क्या होता है, साइमन कमीशन। कौन आता है, साइमन कमीशन। देखिएगा साइमन कमीशन बहुत लेस इंफॉर्मेशन है बेटा बुक में, साथ में ना पेंसिल को रखे रहना, मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दूंगा उसके बारे में। होता क्या है, तो 3 नवंबर सॉरी 8 नवंबर 1927 को कहां पे, तो इंग्लैंड में क्या होता है बेटा, साइमन कमीशन का गठन होता है। किसका, साइमन कमीशन का गठन होता है। कब, अगर पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 8 नवंबर 1927। क्या बताओगे, 8 नवंबर 1927। अब इस समय बेटा एरोप्लेन तो था नहीं, तो जितने भी इंग्लैंड जा जाते थे कैसे आते थे, वो नाव से। तो नवंबर से दिसंबर बीता, जनवरी बीता, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहां पहुंचा, तो भारत पहुंचा। और जब भारत पहुंचा तो कहां पे, तो बॉम्बे के तट पर, क्योंकि उस समय मुंबई नहीं बना था गुजरात में। गुजरात से लेकर पूरा महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक के कुछ एरिया, टोटल क्या कहलाता था, बॉम्बे। क्या कहलाता था, बॉम्बे। बॉम्बे के तट पर कब पहुंचा, भारत कब पहुंचा बात करेगा, तो 3 फरवरी 1928 पहुंचा। इस कमीशन का गठन पता है आप लोग किसने किया गया था, जलियांवाला बाग के लिए हंटर कमीशन गठन किया गया। उसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया, वो तो समिति के गठन का प्रोसीजर मतलब वो था कि 7 बंदे 7 अंग्रेज थे। गठन का कारण, कोई समिति गठित किस लिए होती है, किस लिए होती है पुण्य, जो रोलेट एक्ट आया था ना 1919, रोलेट एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा करने, क्या करने, रोलेट एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा करने। इतिहास में हर जगह आप ये पढ़े कि 1919 में रोलेट एक्ट आया, उसके जलियांवाला बाग हुआ, लेकिन कभी किसी सुना कि रोलेट एक्ट वापस लिया गया, वापस नहीं लिया गया था। आंदोलनों के कारण उसके कुछ जो थे नियम कानून उसमें क्या कर दिया गया था, फेरबदल किए गए थे, थोड़ा सा नॉर्मलाइज किए गए थे उसमें, लेकिन पूरा का पूरा उसको चेंज नहीं किया गया था। तो भारत में उस कानून का आखिर इतना विरोध हो क्यों रहा है, चल क्यों रहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए क्या किया गया था कि 8 साल के बाद क्या किया गया, इंग्लैंड में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसके लिए, रोलेट एक्ट के प्रावधानों की जांच करने के लिए। कारण उसका ये था 8 नवंबर 1927 में क्या होता है गठन, 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंच जाता है, ये भारत पहुंचता है। भारत कहां पहुंचता है बेटा, तो बॉम्बे के तट पर पहुंचता है, वहां से एंटर करता है। एंटर करने के बाद आपका जलियांवाला बाग हुआ कहां था, अमृतसर में हुआ था, ठीक। तो अमृतसर जाने थे उस समय आते कहते थे बाया लाहौर होके आते थे, कहां आते थे, बाया लाहौर होके आते थे। तो ये लोग बेटा आपका 30 अक्टूबर 1928 को कहां पहुंचे, लाहौर। 30 अक्टूबर कहां पहुंचा वो, लाहौर।
देखो नया नया डेट निकल कर आ रहा है। इंग्लैंड में गठन कब होता है? तो 8 नवंबर 1927। भारत पूछे कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928। और अगर पूछता है कि वो लाहौर जांच करने के लिए कब पहुंचा, तो 30 अक्टूबर 1928 को पहुंचा। ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसी दिन क्या होता है? साइमन कमीशन का विरोध होता है। क्या होता है? साइमन कमीशन का विरोध। और यहाँ पे जो विरोधी करने वाली पार्टी होती है उसके नेता होते हैं लाला लाजपत राय। बोलो तो बेटा, लाला लाजपत राय। इन्होंने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने इसी दिन दिया था। क्योंकि इसी दिन क्या होता है? परोक्ष रूप से उसका पहला विरोध होता है। इसके विरोध का कारण क्या था? कारण ये था कि ये 7 सदस्य की टीम थी। कितनी? 7 सदस्य थी। और सातों के साथ क्या थे? इसमें अंग्रेज थे। इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन या फिर श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना गया। किसको? साइमन कमीशन। क्लियर है ये? अब जब विरोध हुआ लाहौर में, तो इसी दिन क्या हुआ था? लाला लाजपत राय, जो झड़प हुई थी, लाला लाजपत राय के सर पर क्या हो गई थी? गंभीर गंभीर क्या लग गई थी? चोट लग गई थी। इसको लाला लाजपत राय को। और जो लाठी चार्ज करवाया था, जो सर पे चोट मारे थे, उस अंग्रेजी आदमी का नाम क्या था? स्कॉट। क्या नाम था उसका? स्कॉट नाम था। इसने क्या किया था? लाला लाजपत राय को मारा था। जिसके कारण इनकी मृत्यु कब होती है? तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचता है। 17 नवंबर 1928 को क्या होती है? लाला जी की क्या हो जाती है? मृत्यु जाती है। तुरंत उनकी मृत्यु नहीं होती बेटा। सर पे चोट लगने के बाद अचेत अवस्था में रहते हैं, बहुत लंबा उपचार चलता है, उसके बाद क्या होती है? तो लाला जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु पर अंग्रेजी सरकार, क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और पंजाब के भी क्या थे? बहुत बड़े नेता थे, तो किसी भी उत्तरदायी सरकार का फर्ज बनता है कि भले विपक्ष का आदमी हो, लेकिन अगर कोई मरा है तो उसके लिए शोक संदेश जारी करना चाहिए। अंग्रेजों ने इस प्रकार संज्ञान नहीं लिया कि जैसे दूध से निकालकर मक्खी फेंक देते ना, कोई संज्ञान नहीं लेता। उसी प्रकार से लाला जी की मृत्यु पर एक प्रेस नोट तक जारी नहीं किया। किसने? अंग्रेज सरकार ने। इस बात से चिड़े हुए थे कौन? एचआरए लोग, एचआरए की पार्टी वाले, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अर्थात भगत सिंह आजाद की पार्टी चिड़ी हुई थी। और उसी का बदला लिया। किसको? स्कॉट को मारने गए थे, मारा है सैंडर्स। बदला उसी का था, उसको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा कंटेंट किसका बेटा? साइमन कमीशन और उससे संबंधित घटनाओं का यहाँ पे खत्म होता है। तो साइमन कमीशन का गठन कब होता है? 8 नवंबर 1927। कहाँ पे? इंग्लैंड में। किस कारण बेटा? तो 1919 में रोलेट एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए। भारत कब पहुंचता है? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। देखो 2-3 महीने बीते पर क्या हो गया? साल चेंज हो गया। भारत पहुंचा, कहां पहुंचा? बॉम्बे के तट पर। अब उसके बाद लाहौर कब पहुंचता है जांच करने के लिए? 30 अक्टूबर 1928 को। और लाहौर में होता है उसका विरोध। इस विरोध में लाला लाजपत राय के सर पर चोट लगती है और मारने वाला कौन होता है? स्कॉट। लाला जी इस समय क्या नाम देते हैं? साइमन गो बैक। इसे किस कमीशन के नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन। कितने बंदे थे इसमें? 7। और सातों सातों क्या थे? अंग्रेज। इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। लाला लाजपत राय के सर पे चोट लगने के कारण की मृत्यु कब होती है? 17 नवंबर 1928 को क्या होती है? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ये घटना कौन सी है? साइमन कमीशन। क्लियर है ये? चलिए बना लीजिए। एक कमीशन तो गांधी जी वाला बैठता है ना, ये रॉबर्ट एक्ट पे। एक कमीशन गांधी जी का भी तो बैठता है, कल आप पढ़ाए थे जो गांधी जी का रॉबर्ट एक्ट पे नहीं बोले थे वो सरकार का वो स्लिप अप होती है। बेटा हंटर कमीशन था और रोलेट एक्ट पे नहीं आया था। पता किस पे आया था? वो आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, उसकी जांच के लिए आया था हंटर कमीशन। और रोलेट एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए कि ऐसा हम अंग्रेज को लगता था कि हम बहुत सही किए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि बेटा जिसका भारत में इतना विरोध चल रहा है करके, इसलिए आया था हमारे पास साइमन कमीशन। वो हंटर कमीशन था बेटा, वो था अपने जलियांवाला बाग वाला।
क्लियर है? चलिए लिखिए। तो 1927 में क्या बेटा, इसके बाद 28 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की एक योजना आती है, और उसके बाद भी क्या आता है, तो नेहरू रिपोर्ट आता है। क्या आता है? नेहरू रिपोर्ट आता है। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग हटा देना इसको। चलिए, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की योजना में कुछ खास नहीं था, सर्वदलीय बैठक करा देते हैं और होता जाता कुछ नहीं है उसमें, पढ़ना होता है किसको, नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद लिखिएगा 1928 में आती है आपका नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है, देखो भारत में जो गुलामी हम लोग कर रहे थे, और केवल अंग्रेज बेटा हमको गुलाम बना के नहीं रखे थे, लगभग 38 से 40 कंट्री दुनिया में और भी थे जो क्या थे, गुलाम थे। जैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया, वो भी क्या था, अंग्रेजों गुलाम था। एक मुझसे 1.5 महीने का समय बीत रहा है, अब जाके पता कर लेना कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक जो था, ऑस्ट्रेलिया के फोटो पे ब्रिटेन की महारानी का फोटो रहता था। ऑस्ट्रेलिया एक अलग से महाद्वीप इस कोने पे, ब्रिटेन आपका यूरोप में यहाँ पे है, लेकिन वो लोग डोमिनियस स्टेटस लिए थे उस समय में, आजादी तो लिए नहीं थे। तो बेटा कहानी ये थी कि उनका जो गीत गाते थे वो लोग, राष्ट्रगान, रहते थे ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा देश, और राष्ट्रगान कहाँ के लिए गाते थे, ब्रिटेन के लिए। उनके नोटों पर ब्रिटेन की महारानी फोटो होता था 1 महीना पहले तक। अब जाकर लोग बोले कि यार ये में ताम झाम भी चलेगा, जब कोई मतलब है ही नहीं, तो इस देखिए इसी कारण को हम लोग क्यों चला रहे हैं कि हम एंथम गाएंगे तो इंग्लैंड को लेकर, नोट पे फोटो किसका रहेगा, तो इंग्लैंड का रहेगा। ये देखिए उसी काम क्या करेंगे, हम बंद करेंगे। और 1 महीना पहले कौन किया, इंग्लैंड का काम किया। यही चीज जो पूरे दुनिया में केवल भारत गुलाम नहीं था, और भी देश गुलाम थे, तो बहुत सारे देश थे जो डायरेक्ट आजादी नहीं लिए भारत की तरह। बोले क्या लिए, पहले डोमिनियस स्टेटस लिए। एक वर्ड होता है डोमिनियस स्टेटस, डोमिनियस होता मतलब स्वशासन हमारे पास, कि बेटा सरकार आप भी रहेगी। गीत हम लोग रानी को देखकर गाएंगे इंग्लैंड की, लेकिन संविधान किसका होगा, हमारा होगा। वायसराय की कार्यकारिणी में जो लोग होंगे किसके रहेंगे, वो हमारे। बस मेन अधिकारी वायसराय रहेगा, और हम किसके अधीन रहेंगे, अंग्रेजों के। बस संविधान किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें अंग्रेजों से ये मांग थी कि अंग्रेज क्या करे, अपने अन्य गुलाम देश, अन्य उपनिवेश बोला जाता है उसको इज्जत वाले वर्ण में, अदरस गुलामी होता था। अन्य उपनिवेश में जैसे क्या दे रखे हैं, वो डोमिनियस स्टेटस दे रखे हैं, डोमिनियस स्टेटस दे रखे हैं। वैसे हमको भी क्या चाहिए, डोमिनियस स्टेटस की मांग करते हैं नेहरू रिपोर्ट में। कौन, तो नेहरू जी 1928 में किसकी मांग करते हैं, डोमिनियस स्टेटस से। किससे मांग करते हैं, अंग्रेजों से, कि अंग्रेज जैसे अपने बाकी जो गुलाम देश है, जो उनके उपनिवेश है, वहां पे आप डोमिनियस स्टेटस दे रखे हो कि राजा आप हो, सरकार आप हो, टैक्स लोगे दोगे, आप सब कुछ करोगे, लेकिन संविधान कौन चलाएगा, तो वो चलाते, वैसे हम भी चलाएंगे। इस रिपोर्ट से बहुत तो क्या हो गया, गुस्सा हो गए।
जैसे कि आपके क्या बोलते हैं सबसे मेन आदमी सुभाष चंद्र बोस और बाकी जो बड़े बड़े नेता थे, नेहरू जी के इस रिपोर्ट से खुश नहीं थे कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है भाई, क्या लेना है अपने को, पूर्ण स्वराज। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, ये जो बड़े बड़े नेता थे वो सब नेहरू जी की इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि आजादी लेंगे तो पूरी, डोमिनियन स्टेटस अपने को मतलब नहीं था। इसके बाद समय कब आता है बेटा, उस समय आता है 1929 का। ठीक, अब ये 1929 में होता है कांग्रेस का, कांग्रेस का क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहाँ होता है जी, तो लाहौर में होता है। कब होता है, तो 31 दिसंबर 1929 में होता है बेटा। कब होता है, 1929 में। और उसके बाद जब लाहौर अधिवेशन से लोग वापस लौट रहे होते हैं तो वापस लौटते वक्त क्या करते हैं, रावी नदी के किनारे, कौन सी नदी बेटा, रावी नदी के किनारे जो होता है 26 जनवरी 1930, देखो ना 31 गया, एक दिन पीछे क्या गया 30, 26 जनवरी 1930 को क्या किया जाता है, तो तिरंगा फहराया जाता है। और क्या किया जाता है, इसी दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में क्या करता है, मनाने का लक्ष्य रखा जाता है। मनाया नहीं जाता, मना लेते हैं इसको, पर लक्ष्य रखा जाता है कि जब भी हम लोग भारत आजाद करेंगे तो कब मनाएंगे, 26 जनवरी के दिन ही क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यही अधिवेशन होता है। इसमें कांग्रेस क्या करता है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखता है। किसका, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखता है कौन, कांग्रेस। सोचो ऐसा क्या होता है कि एक साल पहले नेहरू जी किसकी मांग कर रहे होते हैं, डोमिनियन स्टेटस की, और एक ही साल में उनके सुर बदलकर अर्थात 1929 में उनके सुर बदलकर डोमिनियन स्टेटस से कहां चले जाता है, तो पूर्ण स्वराज की ओर चला जाता है। इस एक साल में ऐसा क्या हो जाता है। ठीक, इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं बेटा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे होते हैं, इनकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। क्लियर है ये। अब बताता हूँ कहानी के 1928 से 1929 आते आते ऐसा क्या हो गया कि सीधे जो पंडित जी चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, उसने कहाँ गए, पूर्ण स्वराज। ये क्यों बताता हूँ, थोड़ा सा पार्ट में चलिएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट कराने वाला हूँ। पूरे भगत सिंह एंड पार्टी को इधर हम लोग खत्म करेंगे, वरना वो छूट जाते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। 1924 का समय था। कब का, 1924 का। गांधी जी कहाँ थे जी, जेल में थे। ठीक, और जेल में रहने के बाद उधर से जो यंग लोग थे, जब असहयोग आंदोलन बंद किया ना, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो वाकई में देश में ऐसा माहौल था कि क्या हो जाएंगे हम लोग, एक साल में आजाद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 22 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को छोड़ा तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग क्या हो गया, गांधी जी में विश्वास करना छोड़ दिया। जिसमें से एक पार्टी कौन सी थी, युवाओं की, भगत सिंह जैसे लोग की पार्टी थी। तो उन लोग अब गांधी जी से क्या हो गया था, विश्वास उठ गया था कि नहीं यार, ये गांधी जी के फरमान से देश आजाद नहीं होगा। वो लोग नया रास्ता चाहते थे। तो इधर हमारे पास कहा, कानपुर में होता कौन है, 4-5 आदमी। एक था बेटा आपका राम प्रसाद बिस्मिल, एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा सचिन सान्याल, कौन थे, सचिन सान्याल, तीसरा चंद्रशेखर आजाद, चौथा अशफाक उल्लाह खान, और पांचवा राजेंद्र लाहिड़ी। कौन जी, राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4-5 लोग मिलकर क्या करते हैं, एक पार्टी की स्थापना करते हैं। इसका नाम होता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम रखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन कौन होते हैं बेटा, तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी। ये लोग मिलकर करते हैं, स्थापना करते हैं। 2024 में क्या होता है कि भगत सिंह और सुखदेव दोनों मिलकर क्या करते हैं, HRA की सदस्यता ग्रहण करते हैं। सुनारी बात, किससे ग्रहण करते हैं, HRA की मेंबर बन जाते हैं। और जब मेंबर बनने के बाद समय आता है 1925। कब आता बेटा, 1925 का। 1925 में क्या करते हैं लोग कि काकोरी रेल, अब क्या बोलेंगे इसको,
एक्शन नहीं, इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। इंसिडेंट। पहले क्या था बेटा? कांड था। तो कांड क्या होता है? गलत काम को बोला जाता है कांड। ये तो हमारे कहना था ना भाई, जो अंग्रेज लूट के ले जा रहे थे और भारतीय में छुड़वाया। तो अभी साल 6 महीना पहले क्या कर दिया बेटा? काकोरी रेल कांड को काकोरी रेल इंसिडेंट के नाम से क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। काकोरी इंसिडेंट होता है, यहाँ पे खजाना लूट लेते हैं। इस इंसिडेंट के कारण क्या होता है कि फांसी जाती है। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल। फिर सचिन सान्या, राजेंद्र लाहाड़ी, और उसके बाद बेटा अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान, इनको क्या हो जाती है? फांसी हो जाती है। भारत के पहले मुस्लिम शहीद, एकमात्र मुस्लिम शहीद कौन है? तो अशफाक उल्लाह खान। ऐसा नहीं है किसी पे एकमात्र मुस्लिम शहीद हुआ होगा, बहुत ऐसे भी हैं जिनको गुमनाम रह गए, उनका नाम सामने नहीं आया। ये थोड़े नामी गिरामी शहीद थे। किसमें थे ये? काकोरी रेल इंसिडेंट में थे। कौन? अशफाक उल्लाह खान। आजाद कौन हो गए? चंद्रशेखर आजाद, है ना? चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए बेटा? फरार हो गए। अब भगत सिंह, तो भगत सिंह और सुखदेव इनका नाम नहीं आया था अभी किसमें? तो इस कांड में, क्योंकि बच्चे थे, नए आदमी थे, इनके बारे में कंफर्म भी नहीं था कि आचार्य क्या है, लोग मेंबर है, तो इसमें लोग बच गए थे। फिर उसके बाद समय बीतता कब आता? 1926 का समय कब आता बेटा? 1926 का। अब सारे के सारे बड़े क्रांतिकारी जो क्या हो चुके थे, उनकी फांसी हो गई थी और फरार चल रहे थे। अब जो कमान थी किसके हाथ में आ गई? तो भगत सिंह के हाथ में आ गई। और भगत सिंह ने चंद्रशेखर की अध्यक्षता में HRA का नाम क्या कर दिया? HRA को बदल कर दिया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। मतलब हमारा जो संस्था है, संगठन है, वो समाजवादी होना चाहिए। हिंदुस्तान को रिपब्लिक तो कराना, बस कैसा? सोशलिस्ट रिपब्लिक कराना है, ताकि भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद उच्च वर्ग क्या करे, निम्न वर्ग को परेशान ना करे। HRA क्या बना दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA बना दिया। किसने? भगत सिंह ने। किसकी मदद से? चंद्रशेखर आजाद की मदद से। फिर उसके बाद 1928 की घटना तो आपको पता ही है। किसी घटना? 1928 क्या हुआ था? 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ना मृत्यु। अब मृत्यु के बाद बेटा लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 1928 में किसने? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, इसने क्या कर दी? तो स्कॉट को मारने गया था, किसका मर्डर कर दिया? तो सैंडर्स का क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। अब इसका दिक्कत ये था कि पैसे की HRA के पास थोड़ी सी कमी थी, कि यंग लड़कों की पार्टी थी, तो लोग पोस्टर एक ही छपवा रखे थे। पोस्टर पहले छपवा रखे थे क्या, कि सैंडर्स की क्या कर दिया? स्कॉट की क्या की जा रही है? हत्या की जा रही है। अब मरा जाता है कौन? सैंडर्स। अब पोस्टर कोई चिपका देते, कौन सा वाला? स्कॉट वाला है, और नाम काट के पेन से लिख देते हैं डैश करके, कौन? सैंडर्स। अंग्रेजी सरकार पढ़ती है, बोला रे यार तो और खतरनाक आदमी है, निपटाने आए थे किसी और को, निपटा गए किसी और को। उसके बाद इन लोग का वो तो देखो, इन लोग का मतलब पावर, कि पोस्टर बकायदा चिपका दिए कि एक मरा था, मारने का दूसरे को, दूसरा भी क्या है, वो भी लाल डायरी में उसका नाम लिखा कि इसको भी ठोक नहीं है करके। ठीक, तो इनके खिलाफ क्या होता है? रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, और ये सब के सब कहां भाग जाते हैं बेटा? तो बंगाल भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं? बंगाल। अब बंगाल में जाकर क्या करते हैं? तो वहां से किससे मिलते हैं? जतीन दास से। किससे मिलते हैं? जतीन दास से मिलते हैं, और उनसे मिलकर क्या करते हैं? लोग बम बनाना सीखते हैं। क्या बनाना सीखते हैं? बम। जतीन दास इनको बम बनाना सिखाते हैं। अब बम बनाने के बाद समय आता है 1929 का। अभी तक इनका नाम एक्सपोज नहीं होता है कि मारने वाले कौन थे, पता ही नहीं चलता है कि भगत सिंह थे, राजगुरु थे, कि सुखदेव थे। चंद्रशेखर आजाद का बस नाम पता था, वो वैसे भी क्या रहते थे? फरार रहते थे। बस ये पता था कि एक सरदार था उसमें जो क्या किया था? इनको मारा था। किसको? सैंडर्स को। 1929 में बेटा क्या करते हैं कि केंद्रीय असेंबली, जो हमारे पास होता है सेंट्रल असेंबली में क्या करते हैं? बम फेंक देता है। कौन बम फेंकता है सेंट्रल असेंबली में? भगत सिंह, और उसके साथ कौन होते हैं? बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों क्या करते हैं? सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं, और बम फेंकने के बाद क्या करते हैं? अपनी गिरफ्तारी देते हैं। कहते हैं अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। सुनना नहीं बात,
ये लोग वहां से भागते चाहते भाग सकते थे, पर देते हैं गिरफ्तारी। गिरफ्तारी देने के बाद कहां जाते बेटा ये? जेल। जेल जाने के बाद इनको कहीं से पता चलता है कि गांधी जी ने किसकी मांग की है? डोमेनियन स्टेटस की मांग की है। भगत सिंह का सॉरी नेहरू जी ने क्या की थी? डोमेनियन स्टेटस की मांग की थी। तो अब अंदर से भगत सिंह क्या करते हैं? मूवमेंट चला देते हैं कि नहीं, कोई डोमेनियन स्टेटस नहीं, क्या चाहिए अपने को? पूर्ण स्वराज चाहिए। घटना कब की है? 1929 की। वहां पर स्वतंत्रता कब मनाया गया? 1929। और क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। ये पूरा मैटर जनरेट किया हुआ किसका था? भगत सिंह का। इस समय बेटा जब भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त अंदर गए, अंदर उनके ऊपर क्या चला? मुकदमे वगैरह चले। प्लस खाने पीने के लिए क्या किया था उन्होंने? अंदर में 63 दिन की क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल करने के बाद अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा था। इनकी मांगे ये थी कि जो सुख सुविधाएं और जो क्वालिटी का खाना अंग्रेजी उसको मिलता है कैदियों को, वो किसको मिले? हमको भी मिले। पढ़ने के लिए किताबें मिले, खाने के लिए अच्छा खाना मिले, साफ सुथरे कपड़े मिले। सब मांग किसका था? भगत सिंह का। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या किया भगत सिंह ने? अंग्रेजों को हरा दिया और अंग्रेजों को क्या देना पड़ा? उनकी बातें माननी पड़ी। लेकिन इस 63 दिन के भूख हड़ताल में एक आदमी की मृत्यु हुई जिनका नाम था जतिन दास। किसकी बेटा? जतिन दास की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद जब जतिन दास की मृत्यु हुई तो इन्हें किसके नाम से? बाघा जतिन के नाम से क्या किया गया? आगे संबोधित किया। और इस 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद भाई भूख हड़ताल करके कौन हराता था? गांधी जी। अब कौन हरा रहे थे? भगत सिंह। अभी गांधी जी कितना दिन? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। भगत सिंह कब तक टिका दिया? 63 दिन। और वो भी अंग्रेज मान गए तो, वरना मृत्यु उपरांत तक ये भूख हड़ताल करने को तैयार थे। भगत सिंह ने प्रूव कर दिया भाई मैं आतंकवादी नहीं हूँ, हमारी संस्था एचआरए आतंकवादी संस्था नहीं है, हम लोग किसी को मारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, क्योंकि आतंकवादी भूख हड़ताल नहीं करते। अब भारत में गांधी जी के बराबर फेमस थे कौन? भगत सिंह। दोनों की पॉपुलैरिटी क्या हो चुकी थी? पॉपुलैरिटी एकदम इक्वल हो चुकी थी। और इसी समय जब भगत सिंह ने बोला कि कोई डोमेनियन स्टेटस नहीं, क्या चाहिए अपने को? पूर्ण स्वराज। पूरे देश में लहर फैल गई किसकी? पूर्ण स्वराज की। और मजबूरन नेहरू जी को फिर लाहौर अधिवेशन में घोषणा करनी पड़ी किसकी? पूर्ण स्वराज। ठीक है, भारत को बाहर में रहकर नारा दिया पूर्ण स्वराज है किसने? नेहरू जी ने। पर प्रेरित किसका क्या हुआ था? भगत सिंह का प्रेरित किया हुआ था। ये एचआरए का पूरा क्या है? काम है। उसके बाद बेटा क्या किया गया? तो 23 मार्च 1931 क्या दी गई? इनको फांसी दे दी गई। इसको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। लेकिन याद रहे बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं मिला था। ठीक है, और जब उनको फांसी नहीं मिला ना तो आदमी क्या बोलता है? भगत सिंह को धोखा दे गया। समझ में आ रहा है? ये स्वैग था किनका? बटुकेश्वर दत्त का। चलिए फिलहाल इतना बना लेते हैं। ये बनाइए इसको। यहाँ से स्टार्ट करना बेटा, यहाँ तक, फिर इसको ऐड करना है ना एचआरए को, दोनों को साथ मैच करना बहुत जरूरी होता है। क्या था बेटा? 1930 फिर खत्म होना जी। 1930 का कांग्रेस का अधिवेशन। 1931 में क्या हो गया? वो तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। अब गांधी जी के चश्मे से देखना फिर से आजादी की लड़ाई को, है कि नहीं? चलो चलिए थोड़ा ध्यान सुनिएगा बेटा। 1930 का समय है बेटा। कब का? 1930 का। भारत में गांधी जी ने 1930 में क्या किया? एक आंदोलन की शुरुआत की। उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है ये? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मेन काम क्या था? नमक कानून तोड़े थे वो। तो नमक कानून क्यों तोड़े? ऐसा नमक कानून ही क्यों बना हुआ है कि तोड़ना पड़ता? 1918 से पहले की अगर बात करें, उससे पहले की अगर बात करें, 1818 के आसपास की बात करें, तो भारत में अंग्रेजों का अकेले डोमिनेंट नहीं था। भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग राजा हुआ करते थे। सुनना रही बात।
और वहां पे अंग्रेजों सहायक संधि आरोपित कर रखी थी। होता क्या था कि जो भारत के सीमावर्ती तटीवर्ती इलाके हैं, इस एरिया में नमक सस्ता मिलता था। क्यों? यहाँ से समुद्र से पानी खींचे, सुखाए, नमक बन गया। लेकिन ये जो बीच के एरिया थे, ऊपर के एरिया थे, इस एरिया में नमक क्या मिलता था? महंगा। अलग अलग राज्यों में नमक के रेट अलग अलग हुआ करते थे। सब जगह के राजा अलग, तो उनके द्वारा लगाए गए नमक पे टैक्स भी क्या होते थे? अलग अलग होते थे। बेटा जब अलग अगल बगल के राज्यों में जब टैक्स नमक के अलग होते थे रेट, तो यहाँ पे काम बढ़ जाता है किसका? स्मगलरों का। मान लो कि यहाँ का एक राजा है, यहाँ से 2 रुपए पर केजी नमक खरीदता है और क्या करता है, यहाँ 5 रुपए पर केजी बेचता है। और यहाँ से आगे ज्यादा कितना होता है? 10 रुपए पर केजी होता है। तो यहाँ स्मगलर लोग क्या करते हैं? 2 रुपए में यहाँ खरीदते हैं और यहाँ ले आते हैं बिना टैक्स टैक्स दिए। क्या करते हैं? यहाँ पे 6 रुपए में बेच देते हैं 2 रुपए नमक को। ट्रेवलिंग चार्ज काट लो फिर भी 4 रुपए पड़ रहा है और नमक कितने में रहा है? 6 में। राजा कितने में बेच रहा है? 10 में। जब सरकारी रेट से अगर सस्ते में आपको माल मिल रहा है, समझ लो कहां से आ रहा है? काला बाजारी करके आ रहा है। तो ये काला बाजारी चलती थी, जिसके लिए क्या किया अंग्रेजों ने? क्या बना दिया? जब पूरे एरिया में डोमिनेट किया कि पूरे भारत में नमक का रेट क्या कर दिया? एक कर दिया। पूरे भारत पे सेम रेट लगा दिया कि अगर किनारे पे भी नमक अगर कोई खरीदेगा तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। इसे बोला गया नमक कानून। एक टैक्स आरोपित कर दिया, पूरे भारत में क्या कर दिया? एक रेट कर दिया। अब कहानी ऐसा थी कि बेटा ब्रिटेन उस समय 20 पैसे नमक खा रहा था, और एक अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ, और भारत खा रहा था 20 रुपए केजी नमक खा रहा था। भारत में कुछ गरीब तो इतने गरीब थे कि भाई के पास नमक खरीदने तक का पैसा नहीं होता था, नमक खरीदने का पैसा भी नहीं होता था। भारत, आप लोग शायद बहुत बेटा एडवांस जमाने पैदा लिए हो, मैडम शायद जानती होगी कि कुछ समय पहले ऐसा होता था कि ऐसे रोटी रहती थी, सरसों का तेल होता था और उसको डालते थे नमक, और मिला के फैलाते थे और मस्त क्या करते थे? खाते खाते बेग टांग के कहां चले जाते थे? स्कूल चले जाते थे। ये प्रॉपर हुआ है, ये प्रॉपर होता था। अभी खाओगे तो हार्ट पेशेंट बन जाओगे। इससे नमक कितना पिलावट वाला नहीं आता था। तो नमक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हमारे शरीर के लिए भी, समझना नहीं बात, वो लोगों को मिल नहीं पाता था। ठीक, तो ये नमक कानून कब तक चलता रहा? आजादी तक चलता रहा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन मान भी लिया। तो बस हुआ क्या था? अंग्रेजों ने बस ये तटवर्ती इलाकों पे नमक बनाने की छूट दी, लेकिन बाकी पूरे भारत में क्या रहा था? नमक कानून जारी ही रहा था। आजादी के बाद क्या हुआ था? नमक कानून खत्म हुआ और उसके बाद फिर नेताओं ने क्या किया? तो नमक पे टैक्स लगाते, क्या लगाते हैं? सेस लगाते। क्या लगाते हैं? सेस लगाते हैं। लेकिन देना तो पड़ रहा है। क्लियर है ये? चलिए अब आगे देख लेते हैं बेटा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1930 का समय था। इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल था कौन था? इरविन। कौन था? इरविन। समय था 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 का समय था। यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया बेटा? अपने आश्रम साबरमती से लेकर कहां पर? गुजरात के दांडी तक क्या की? यात्रा की। इस यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से जाना गया। ठीक, लगभग 24 दिन। कितने दिन का? 24 दिन की ये यात्रा थी। इसमें गांधी जी के साथ उनके 78 सहयोगी। कितने सहयोगी थे बेटा? 78 सहयोगी। और एक अमेरिका का पत्रकार था, अमेरिका का पत्रकार था जो साथ में गांधी जी की यात्रा कवर कर रहा था। उसका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था उसका? वेब मिलर। साथ में उसके चल रहा था। तो गांधी जी ने आखिर में इस यात्रा की शुरुआत क्यों की? गांधी जी ने क्या किया था 1930 में? किसको? इरविन को। इरविन को अपनी 11 सूत्रीय मांगे सौंपी। 11 सूत्री मांगे सौंपी। बोली कि भाई देखो ऐसा है कि भारत में लोगों को अब रहने में हो रही समस्या आपके अंग्रेजी शासन के अंदर, तो मेरी 11 सूत्री मांग है, 11 लाइन की मांग है। ये 11 मांग को आप पूरा कर लो तो भारतीय में क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं मानोगे तो क्या करूंगा? फिर मैं आंदोलन करूंगा। बताया था पहले। इरविन बोला कि तुम 1922 से आप आंदोलन किए नहीं हो, अब भी कुछ नहीं, बजा जो करना है कर दो। गांधी की 11 सूत्री मांगों क्या कर दिया? इरविन ने मानने से इनकार कर दिया। तब जाके गांधी जी ने फैसला किया जो क्या करना है? सबक सिखाना है। 12 मार्च को अपने साबरमती के आश्रम से निकले, 24 दिन की यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचे? तो दांडी के तट पर पहुंचे। कितने दिन बेटा? 24 दिन। कितने लोग के साथ? 78 सहयोगियों के साथ। और साथ में कौन था? तो अमेरिका का पत्रकार वेब मिलर के साथ में था।
6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां क्या किया, नमक बनाया समुद्र के जल से, और टैक्स नहीं दिया, खा लिया, क्या किया, नमक कानून तोड़ा, और स्टार्ट करे क्या, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अरे अवज्ञा करना मतलब जी अंग्रेजों का कानून को नहीं मानना। आंदोलन पूरे चरम पर चलने लगा। पूरे भारत के जितने भी कांग्रेस के नेता, अदर पार्टी के नेता थे, आंदोलन में क्या किए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। पूरे भारत में क्या हो गया, आंदोलन प्रेरित हो गया। अब भारत में आंदोलन प्रेरित होने के कारण ये बात कहां तक पहुंची, ब्रिटेन तक। तो ब्रिटेन में उस समय जो ब्रिटेन के राजा था, ब्रिटेन का जो राजा था उसका नाम क्या था, वही वाला आपका जॉर्ज पंचम। कौन था, जॉर्ज पंचम बैठा हुआ था, इनका था राजा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। कौन था बेटा, मैकडोनाल्ड। कौन था, मैकडोनाल्ड। इन्होंने क्या किया कि इरविन को कॉल लगाया, इरविन से बात की, और भाई भारत के ज्वलंत समस्याओं के बारे में पूछा कि भारत में इतना आंदोलन हो क्या रहा है, आखिर भारतीय चाहते क्या है करके। तो बताया देखो भाई ऐसा है कि यहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है सविनय अवज्ञा, और उसमें कांग्रेस क्या की, आंदोलन की शुरुआत की गांधी जी, और सभी भारत के सभी लोग क्या हो गए, इसमें शामिल हो गए हैं। तो इस ज्वलंत मुद्दों को शांत करने के लिए राजा जॉर्ज पंचम और प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इरविन को बोला कि भारत के जितने भी उत्तरदायी लोग हैं इस आंदोलन के लिए, इस व्यवस्था के लिए, उसको क्या करो, आप कहां लेकर आओ, इंग्लैंड लेकर आओ। कहां लेकर आओ, इंग्लैंड लेकर आओ। हम क्या करेंगे, तो गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन करेंगे, गोल मेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। गोल मेज सम्मेलन क्या होता है बेटा, देखो नाम दिया जाता है। अगर इस टाइप का टेबल है तो यहाँ जो बैठता है ना, हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द मीटिंग होता है। लेकिन गोल वाले में क्या होता है, कोई हेड ऑफ द फैमिली नहीं होता, कोई हेड ऑफ द मीटिंग नहीं होता है। जो भी बैठेगा सब क्या होंगे, आपस में बराबर। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से भारत से कौन गया, तो मुस्लिम लीग के लोग गए, फिर सिख लोग गए, फिर दलित समाज का जो नेतृत्व करने के लिए कौन गए, भीमराव अम्बेडकर गए, ठीक सभी लोग गए। बस कौन नहीं गई, कांग्रेस। तो कांग्रेस क्यों नहीं गई, क्योंकि गांधी जी नहीं गए। गांधी जी नहीं गए मतलब कांग्रेस नहीं गई। प्रथम गोल में सम्मेलन में कौन पहुंचा, तो भीमराव अम्बेडकर पहले, दूसरे, तीसरे में गए, गांधी जी पहले वाले में नहीं गए। तो गांधी जी पहले वाले में नहीं गए, यहाँ जाकर बाकी लोग पहुंच गए, दलित समाज, मुस्लिम लीग, सिख लोग, और मीटिंग चल रहा है। और गांधी जी क्या कर रहे हैं, आंदोलन को और तेज किए जा रहे हैं, और तेज किए जा रहे हैं। तो राजा प्रधानमंत्री बोलते हैं इरविन को, भाई जितने भी आंदोलनकारी थे भारत को इंग्लैंड भेज भी दिया, इंग्लैंड के खर्चे पे आ भी गए, यहाँ बैठ के मीटिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ बवाल कौन मचा रहा है, तो बोलता रहे वो गांधी जी है ना, वही बवाल मचा रहे हैं यार। बोले भाई वो मेन आदमी तो वही है, कैसे भी करके किसको भेजो, गांधी जी को भेजो। ये लोग तो कोई मतलब का आदमी नहीं है, इसको ला के बैठा भी लूंगा, पैसा भी खर्चा कर दूंगा, बवाल चलता ही रहेगा। तो पहला गोल में सम्मेलन क्या रहा बेटा, असफल रहा। दूसरे गोल में सम्मेलन में इरविन के ऊपर ये प्रेशर था कि वो कैसे भी करे, क्या करे, गांधी जी को भेजे, कहां, लंदन भेजे, क्या करने के लिए, गोल में सम्मेलन करने के लिए बैठे। तो गांधी जी को इरविन बुलाता है, इरविन किसको बुलाता है, गांधी जी को। दोनों कहां बैठते हैं बेटा, दिल्ली में बैठते हैं। कहां बैठते हैं, दिल्ली में। समय होता है हमारे पास 1931 का ही द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, ठीक। तो गोल में सम्मेलन का सिनेरियो तैयार होगा। इरविन बुलाता है किसको, गांधी जी को। गांधी जी और इरविन के बीच होता है समझौता। क्या होता है, समझौता। इसे बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। इसी कहते हैं दिल्ली पैक्ट। क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट बोलेंगे या दिल्ली समझौता बोलेंगे। किसके मध्य होता है, गांधी जी और इरविन के मध्य होता है, ठीक। इस समझौते के कारण बेटा हमारे पास क्या था, लगभग 5 मार्च का होता है ये, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन क्या होता है, समझौता है। इस समझौते में कहानी होता है कि कुछ बातें गांधी जी को माननी पड़ती है इरविन की, और कुछ बातें माननी पड़ती है इरविन को गांधी जी की। सबसे पहली बात, गांधी जी की जो पहली मांग जो मानी जाती है, गांधी जी की जो पहली मांग, गांधी जी ने कितनी सूत्री मांगी दी थी, पहली मांग ये होती है कि जितने भी कांग्रेस की संपत्ति अंग्रेज ने क्या की है, जब्त की है, उसे क्या करना है, उसे मुक्त करना है। पहला काम ये किया।
दूसरा बोलते हैं कि गांधी जी तो बोलते हैं नमक कानून खत्म कर दो, तो इरविन नमक कानून को नहीं मानता खत्म करने को। किस बात में मानता है कि तटीय राज्यों को, किसको, तटीय राज्यों को क्या देता है बेटा, नमक बनाने की क्या देता है, छूट दे देता है, नमक बनाने की छूट दे देता है। तीसरा क्या करता है कि शराब और अफीम की दुकानों के सामने, शराब और अफीम की दुकानों के सामने क्या करने देता है गांधी, महिलाओं को, किसको, महिलाओं को प्रदर्शन करने का अधिकार दे देता है, ये छूट दे देता है। और जो चौथा, जो सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी छूट ये होता है कि जितने भी राजनीतिक बंदी होते हैं, जितने भी राजनैतिक बंदी है, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अंग्रेज क्या करेंगे, तो रिहा कर देंगे, उनको छोड़ देंगे। याद रहे कौन से बंदी, राजनैतिक बंदी। ये गांधी जी की शर्तें होती हैं जो कौन मान लेता है, इरविन मान लेता है। इसके बाद कहानी किसका आता है बेटा, अब आता है गांधी जी की बात मानना, गांधी जी को मानना, किसकी बात, इरविन की। तो जो इरविन की शर्तें होती है, इरविन की शर्तें होती है, वो शर्तें क्या क्या होती है इसको सुन लीजिए। गांधी जी को पहला क्या करना है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करना है, तो बंद करना है, बंद करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा क्या होता है पता है किसी को, पुलिस की ज्यादतियां होती है ना जी, पुलिस की ज्यादतियों पर कोई भी आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, तो गठन नहीं किया जाएगा। मतलब जो पुलिस जातियां कर गई वो कर गई, जैसे हंटर कमेटी बैठी थी ना, वैसा कोई कमेटी गठन नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात, गांधी जी कहाँ जाएंगे, गांधी जी कहाँ जाएंगे, तो इंग्लैंड जाएंगे, क्या करने के लिए, गोल मेज सम्मेलन में क्या करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। ये तीन काम किसके तरफ से कराया गया, इरविन की तरफ से। तो चार बातें गांधी जी की मान ली गई और तीन बातें किसकी मान ली गई, इरविन की मान ली गई। पहला क्या था बेटा हमारे पास कि कांग्रेस की संपत्ति जब्त जो की गई है, अंग्रेज क्या करेंगे, उसको मुक्त करेंगे। तटीय राज्यों को नमक बनाने की छूट दी जाएगी। फिर शराब और अफीम की दुकानों के सामने महिलाओं को प्रदर्शन करने का अधिकार होगा। और जितने भी राजनीतिक बंदी उन्हें क्या किया जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। अब इरविन की शर्तें ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करना पड़ेगा, गांधी जी को बंद करना पड़ेगा। पुलिस की ज्यादतियों क्या करना पड़ेगा, पुलिस जहाँ जहाँ पे जाति की है उसके खिलाफ किसी प्रकार के आयोग गठन नहीं किया जाएगा। और गांधी जी क्या किया जाएगा, तो इंग्लैंड में क्या करेंगे, गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। अब जब ये जो समझौता होगा, तो इस समझौते में जब दोनों बैठे हुए थे, तो गांधी जी को और किसको, तो इरविन को, किसने बेटा, भारत की प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी, भारतीय सरोजनी नायडू ने क्या बोला, दो महात्मा, क्या दिया, दो महात्माओं का दर्जा दिया, किसने, सरोजनी नायडू ने। लेकिन इस समझौते थे स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे बड़े बड़े नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बड़े बड़े नेता इस समझौते से प्रसन्न नहीं थे। बोले क्या जरूरत है आपको बात करने की, कल को वहां जाकर तुमको घुमा के छोड़ दिए तो आपका आंदोलन तो बंद हो गया। और एक आंदोलन जब बंद हो जाता है और दोबारा आप उस पर चालू करो तो पब्लिक का विश्वास उस पर नहीं रह जाता है। 1922 में अपना आंदोलन किया, आंदोलन बंद किया, दोबारा विश्वास हासिल करने में आपको 8 साल लगे कि पब्लिक आपके पीछे चले। इसलिए बाकी जो नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, खुद क्या बोलते उसको, सुभाष चंद्र बोस, ये सब क्या थे, इस समझौते से नाखुश थे। लेकिन सरोजनी नायडू जो मैडम थी, भरत कोकिला, उन्होंने गांधी और इरविन क्या बताया, दो महात्मा बताया। किस पैक्ट के लिए बेटा, दिल्ली पैक्ट के लिए, दिल्ली समझौते के लिए। इरविन इस समय एक ग्लिच को मिस कर रहा था। इरविन शुरू से आखिरी तक यही सोच रहा था कि गांधी जी समझौता करने आएंगे। तो उस समय देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या थी, वो ये थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर क्या होगी, बात होगी। पूरा देश गांधी जी से यही मांग कर रहा था
कि गांधी जी इरविन से समझौता करने जा रहे हैं, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को बंद करके क्या किया जाए? या तो छोड़ दिया जाए, या कम से कम उम्र कैद में क्या किया जाए? उसको कन्वर्ट किया जाए। इरविन से शाम तक समझौते में बैठे रहा। इरविन भी परेशान किए, आदमी यार सब बात कर रहा है, मेन बात क्यों नहीं कर रहा है, मेन बात क्यों नहीं कर रहा है? गांधी जी अपने तरफ से एक शब्द नहीं बोले, किसके लिए? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए। तो जब मीटिंग खत्म हो रही थी, इरविन सामने से खुद बोलता, गांधी जी पूरा कार्यक्रम खत्म करके जा रहे हो, वो तीनों बंदे के बारे में कुछ नहीं बोले। बोले कौन से तीनों बंदे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। गांधी जी बोले कि देखो ऐसा है कि वो सरकार की पर्सनल समस्या है और वो उन लड़कों की समस्या। मेरे इस समझौते से उनके जीवन का, उनकी फांसी का कोई लेना देना नहीं है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं करवा लेता, मेरे को उससे मतलब नहीं, जो आप करना है आप कर लो। इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट भी जनता को शांत करने चिपका दिया गया, जितने भी राजनीतिक बंदे हैं उन्हें क्या किया जाए? आजाद किया जाए। साइन हो गया इस पे। तो भाई याद रहे, गांधी जी वकील थे बहुत बड़े, हर आम आदमी वकील नहीं होता है। सब पब्लिक खुशी मना रही है, गांधी जी क्या बोल दिए? राजनीतिक बंदे क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर राजनीतिक केस नहीं था, उनके ऊपर क्या था? हिंसा केस था। सैंडर्स का मर्डर केस चल रहा था। राजनीतिक बंधु हुए क्या? वो नहीं हुए, उनको छोड़ा जाएगा। इधर गांधी जी निकले कहां पे? लाहौर के लिए। कहां जा रहे थे वो? लाहौर के लिए जा रहे थे। और उन्हें क्या दिखाया गया? काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि उन्होंने बात ही नहीं किस किसके लिए? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। वरना देश का पूरा मांग था और इरविन को पूरा वो था कि गांधी जी आएंगे तो पहला मुद्दा क्या बोलेंगे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्या दिया जाए? फांसी का कम कर दिया जाए। और इरविन तैयार बैठा था कि फांसी कम से कम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और गांधी जी नहीं मानते तो इरविन को लात पड़ती कहां से? जॉर्ज पंचम और मैकडोनाल्ड से। समझ वाली बात, ये मेन कहानी था किसका? ठीक। और इसी कारण जब तीनों बंदे की फांसी नहीं रोक पाया तो गांधी जी को लाहौर में क्या दिखाया गया? काले झंडे दिखाए गए। और क्या बोला गया? इस घटना के लिए आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। ठीक है, ये बोला गया। अब गांधी जी कहां चले गए? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन से घूमकर वापस आए और लाए क्या साथ में? कुछ नहीं। गोलमेज सम्मेलन बातचीत क्या हो गया? फेल हो गया। गांधी जी वापस आकर क्या बोले? मैं खाली हाथ लौटा हूँ, मगर क्या नहीं किया? मगर देश की इज्जत को कहीं लगने दिया, तो बट्टा नहीं लगने। वहां से आने के बाद एक कहानी बोले और फिर क्या किया? तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दिया, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट शुरू कर दिया तो अंग्रेजों ने बोला क्या आप समझौता करके गए, वहां आपकी बात बनी चाहे ना बनी बात अलग है, लेकिन यहाँ आप समझौता करके गए हो कि आंदोलन क्या करोगे? आप बंद करोगे, आप फिर चालू करोगे। इसीलिए गांधी जी क्या किया? उठाकर 1932 में क्या डाल दिया गया? जेल डाल दिया गया। इस समय जब जेल में डाला गया तब जाकर गांधी जी और आपके अम्बेडकर के बीच क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। इसमें होता है 1932 में होता है, 22 में नहीं होता है। ठीक है, ये चलिए यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आगे क्लास में देखेंगे। और उतार देते एक बार रिवाइज भी अपन कर लेंगे इसको, है ना? चलिए सर ये सेकंड लाइन कौन सा बेटा? बताओ तो, पढ़ो तो उसको। मैं खाली हाथ लौटा हूँ।